हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। चूँकि हम रिकर्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे फिबोनाची नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। अब ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाली कई डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन या डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फिबोनाची सीरीज से भी उनको समझा जाता है। मतलब इसको इटरेटिव फॉर्म में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत मतलब इजी गोइंग अप्रोच से इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम। लेकिन जब हम रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हायर साइड जाती है, एक्सपोनेंशियली जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होगा ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि जब आने वाले समय में अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें, मेमोरेशन की बात करें, तो वहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस को हम बेटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को भी हम समझना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्शन के साथ तो इसका बहुत वेटेज है। इंडस्ट्री में, कंपनीज में जब भी कहीं आप अपीयर होगे तो रिकर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स में फिबोनाची नंबर्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिस पर काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्बिनेशनल क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझते हैं पूरा आज विद इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो हमें सीरीज जनरेट करनी है यूजिंग रिकर्शन। सीरीज बहुत कॉमन है हमारे सामने, 0 1 1 2 3 5 8 13। यहाँ पर ये समझ में आता है कि फर्स्ट टू टर्म तो फिक्स है इसकी। अगर मैं टर्म 1 बोलूँ, सिर्फ एक टर्म की नीड होगी तो 100% वो 0 है। सेकेंड टर्म की बात करूँ तो दैट इज़ 1। मतलब यहाँ पर एक बहुत क्लैरिटी समझ में आएगी कि जब टर्म, पहली टर्म अगर मांगी जाएगी तो ये 100% 0 होगी, सेकेंड टर्म हमेशा 100% 1 होगी। आने वाली जो टर्म है, जो जितने भी आने वाले फिबोनाची नंबर्स हैं, ये सारे प्रीवियस टू नंबर की सम होंगे। सो 0 + 1 को अगर प्लस करेंगे सो यू विल गेट दिस टर्म। फिर 1 + 1 करेंगे तो 2, 1 + 2 विल बी 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। तो ये तो बहुत कॉमन है। लगभग हर व्यक्ति जिसने किसी भी लेवल पर किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग की है तो कहीं ना कहीं इस सीरीज को लेकर हम क्लैरिटी रखते हैं और आसान भी है, पॉपुलर भी, आसान भी है। पर हमने अभी तक इसको लूप के साथ इम्प्लीमेंट किया था। रिकर्शन के थॉट में क्या होता है, अभी तक हम देखते हैं कि जो बेस कंडीशन होती है वो एक होती है। जैसे हमने सम ऑफ सीरीज इम्प्लीमेंट की थी, फैक्टोरियल नंबर इम्प्लीमेंट किया था, या कुछ और भी प्रॉब्लम अगर आप समझोगे रिकर्शन के साथ, तो नॉर्मल केसेस में एक सिंगल बेस कंडीशन होती है जिसके बेस पर हम रिपीटिशन को स्टॉप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन है। जब टर्म 1 होगी तो भी मैं प्रोसेस को टर्मिनेट कर पाऊंगा, जब टर्म 2 होगी तो भी प्रोसेस को टर्मिनेट कर पाऊंगा। मतलब क्या हो गया, जब n = 1 दिया हो तो सीधे हमारा आउटपुट क्या आ जाए, 0। और n = 2 दिया हो कि सेकेंड टर्म दो आप, सो आउटपुट विल बी 1। सो देर विल बी 2 टर्मिनेशन पॉइंट, दो अलग अलग आपको टर्मिनेशन पॉइंट दिखेंगे, 0 और 1। आने वाली जितनी टर्म होगी, अगर मैं ये बोल दूं यहाँ पर आपकी फिबोनाची ऑफ 3, यहाँ तो हमने चलो एक जनरल बात कर ली कि मेरा फंक्शन हो गया फिबोनाची ऑफ 1। हियर वी कैन कॉल दिस फिबोनाची ऑफ 2। A5B हमने BO फंक्शन का नाम रख दिया। 1 हो तो 0 मिल जाए, 2 हो तो 1 मिल जाए, 3 अगर हो तो ये क्या कर दे, फिबोनाची ऑफ 1 + फिबोनाची ऑफ 0। मतलब ये जो है, अगर मैं थर्ड टर्म बोलूँगा तो ये 2 और 1, मतलब इसको अपन रिजल्ट के बजाय उसकी इनपुट वैल्यू की बात करें यहाँ पर, तो ये 2 और 1 का सम दे दे हमको। यहाँ पर 2 मेरे पास कितना रिजल्ट में 1 है, 1 टर्म कितनी है, 0 है, तो 1 + 0 विल बी 1, और ये रिजल्ट आ जाएगा फिबोनाची ऑफ 3। जब 4 निकालने की बात करेंगे तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 3 + फिबोनाची ऑफ 2। जब 3 की बात होगी तो ये फॉर्मूला, 2 + फिबोनाची ऑफ 1,
और इधर भी जब 2 बोलेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा इसका 1। अरे फिबोनाची ऑफ 2 का रिजल्ट तो सीधे 1 है, और इसका रिजल्ट कितना 1, इसका 0। 1 प्लस 0 यहाँ आ जाएगा 1, इसका रिजल्ट 1, 1 प्लस 1 तो ये टर्म आ जाएगी 2। तो ये ऐसे मिल जाएगा 0 1 1 2। इस तरीके से हम इस अप्रोच को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। मतलब इन जनरल अगर देखें तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल फंक्शन के हिसाब से जनरल लिख दूं तो क्या कॉन्सेप्ट मान रहे हैं अपन यहाँ पर कि फिबोनाची ऑफ अगर n इक्वल टू 1 हो तो हम क्या मान लें यहाँ पर कि फिबोनाची का रिजल्ट जो आ रहा है, क्लियर, अगर सीधे सीधे रिटर्न नहीं भी करना हो तो दैट इज 0। अगर n इक्वल टू 2 दिया है तो f इक्वल टू सीधे क्या आ जाए 1। बाकी केस में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, ये आना चाहिए रिजल्ट। और आखिरी में आप सारी वैल्यू को रिटर्न कर दो, तो ये एल्स वगैरह अदरवाइज लगा के भी लिख सकते हो पूरा आप अप्रोच में। इन ऑल ये 3 बातें हमारे क्लैरिटी के साथ आती है कि जब मैं फिबोनाची नंबर्स को जनरेट करता हूँ तो नंबर इनपुट 1 हो तो 0 रिटर्न हो जाए, 2 हो तो 1 रिटर्न हो जाए। बाकी सारे केस में फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, इसका सम आपको रिजल्ट के रूप में आ जाए और रिटर्न कर दें हम। तो इसका कोड लिखना तो आसान है। फिर जब भी इस अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, तो हमारी अप्रोच क्या होगी वो हमको समझना है कोडिंग के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, कोड अगर लिखने जाएंगे इसका हम तो क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम से हमें क्या करना होगा कंटिन्यू यहाँ पर। अरे मेन प्रोग्राम से आपको लगातार वैल्यू पास करना पड़ेगी, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2, मतलब एक लूप लगा के आपको डेटा भेजना पड़ेगा सो दैट आप हर टर्म के लिए कहीं ना कहीं फंक्शन को कॉल कर पाओ। अरे ये मेन प्रोग्राम से मैं चाह रहा हूँ कि क्या हो जाए, C++ में मेन लिख लो, और मेन से मैं चाहता हूँ कि वो 1 2 3 4 इट विल कॉल फॉर n टर्म, n डिफरेंट टर्म। तो मैं एक एक करके 1 2 3 ऐसा आई भेज दूंगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो वहीं रिटर्न हो, प्रिंट हो जाए सारा। तो ये मेन में चाह रहा हूँ मैं, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या बोलता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन में क्या क्या स्टेप है। बस n1 हो तो सीधे सीधे 0, सेकेंड टर्म हो तो रिजल्ट विल बी 1, उसके बाद जितनी टर्म होगी 3 4 5 6 7 दिस विल बी फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। ये इन जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं असाइनमेंट नहीं भी करता हूँ सीधे सीधे रिटर्न भी कर सकता हूँ। तो कोड क्या होगा यहाँ पर, अब इसका कोड देख ले हम यहाँ पर। क्लियर, मेन से हमने एक एक करके वैल्यू भेजी, 1 2 3 4, इस तरीके से अलग अलग टर्म आएगी। हर टर्म के लिए आपको फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होना जरूरी है यहाँ पर। तो अभी हमने क्या बात की, चेक क्या लगाया था, n सपोज 1 दिया हुआ है, अब डबल इक्वल टू लगा रहा है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं, कोड है, C++ का कोड लिखना है हमको। तो n अगर 1 के बराबर हो तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूं यहाँ पे, रिटर्न 0, 0 वैल्यू रिटर्न कर दो। आप असाइनमेंट भी कर सकते हो आप, जो मैंने बताया था आपको। अब चूंकि अपन रिटर्न कर रहे हैं तो एल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अपने को, अब सीधे हमने लिख दिया n बराबर 2 है क्या। अब अगर n बराबर 2 है, सेकेंड टर्म होगी, तो सीधे रिजल्ट क्या आ जाए हमारा 1, क्योंकि पहली 2 टर्म का रिजल्ट तो फिक्स है। अरे पहली 2 टर्म आपकी 0 और 1, ये एग्जैक्टली फिक्स है पूरा। आने वाली टर्म के लिए हम प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर। तो मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ कंटिन्यू रिटर्न आ रहा है इसलिए मुझे एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कर देंगे रिटर्न क्या है, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 और एंड ऑफ द फंक्शन।
इसी अप्रोच से हम कंटिन्यू काम करेंगे यहाँ पर। तो अब अगर इसको रन करने की बात होगी तो क्या होगा, जब 1 आ रहा है कॉलिंग में, यहाँ 1 असाइन हुआ, 1 बराबर 1 ट्रू रिटर्न 0, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पर 0 प्रिंट कर दे फिबोनाची 1 की जगह पे। फिर 2 कॉल किया, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 इक्वल टू 1 फॉल्स, 2 इक्वल टू 2 ट्रू, रिटर्न 1, यहाँ से 1 रिटर्न हो जाए, इट विल प्रिंट 1, 0 1, 2 टर्म आ गई, फर्स्ट 2 टर्म, नाउ इट विल कॉल दिस थर्ड टर्म। क्लियर। अब थर्ड टर्म आ गई यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 3, 3 असाइन हुआ, 3 बराबर 1 फॉल्स, 3 बराबर 2 फॉल्स, यहाँ आएगा फिबोनाची ऑफ 3 माइनस 1 2, फिबोनाची ऑफ 3 माइनस 2 1, मतलब ये दो नए रिकर्सिव कॉल आ गए यहाँ पर, ये दो नए रिकर्सिव कॉल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कंट्रोल फिर यहाँ गया, एक नया फंक्शन की मेमोरी क्रिएट हुई वापस से, 2 बराबर 1 फॉल्स, 2 बराबर 2 ट्रू, रिटर्न 1, यहाँ वैल्यू आ गई 1, प्लस फिर से कॉल हुआ 1, फंक्शन कॉलिंग आ गई 1, 1 बराबर 1 ट्रू, रिटर्न 0, तो जिसने कॉल किया है उसने वैल्यू रिटर्न कर दी इन दोनों प्लेस पे। अब 1 प्लस 0 रिजल्ट विल बी 1, ये 1 फाइनली किसको रिटर्न हो जाएगा, थर्ड टर्म को, सो द थर्ड टर्म विल बी 1। ये हमारी अप्रोच है। अब जब हायर टर्म आएगी, सपोज हमने कॉल कर लिया फिबोनाची ऑफ 4, जैसे 4 आएगा तो क्या हो रहा है देखो आप, 4 बराबर 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 4 माइनस 1 3, और 4 माइनस 2 2, मतलब यहाँ पर रिजल्ट आ गया 3 और 2। अब आपको 3 और 2 का रिजल्ट चाहिए, तो जैसे मैं 3 कॉल करूँगा यहाँ पर, तो 3 के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों फॉल्स, 3 मतलब फिर 2 प्लस 1, मतलब इसके अंदर अब आ गया फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, 2 का रिजल्ट कितना है 1, 1 का 0, ये कॉलिंग के बाद आएगा, मतलब फर्दर फिर कॉल जनरेट होंगे, जब कॉल स्टैक में नई मेमोरी क्रिएट होगी, हर बार ये प्रोसेस अडॉप्ट होगी पूरी ऐसे कैसी। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है काम करने का, वो क्या बता रहा है कि ये रिकर्सिव कॉल एक के बाद एक इंटरनली जनरेट हो रहे हैं और रिजल्ट लेके आएंगे 1 0 पे, ये टर्मिनेशन पॉइंट है दोनों। 1 प्लस 0 का रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 फाइनली रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ टर्म में। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है यार, देखो आप 0 1 1 2, इसी तरीके से हमें सारी टर्म मिलती जाएगी। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है। इस अप्रोच को आप कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर लो, प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर लो, तो सारी टर्म प्रॉपरली जनरेट होगी। तो देखते हैं दोस्तों कैसे ये कॉन्सेप्ट पहले काम करता है, इसके करस्पॉन्डिंग कोड लिखते हैं अपन। मेन में मुझे सारी वैल्यू भेजना है 1 बाय 1 टिल n, फॉर एवरी नंबर इट विल कॉल द फिबोनाची फंक्शन, और इंटरनली इट विल कॉल रिकर्सिवली। क्लियर। तो यहाँ रिकर्शन इंप्लीमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा कंटिन्यू पूरा। ये एक्सपेंशन को हमको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से फंक्शन एक के बाद एक मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन था पुराना जो हमने बनाया था, फैक्टोरियल को हम कर देते हैं फिबोनाची, हम बोल देते हैं यहाँ पे एंटर टर्म्स, कितनी टर्म चाहिए हमको, n ले लिया हमने यहाँ पर। अब ये n के लिए जो प्रोसेस होगी ये आपको लूप में लगानी है। यहाँ पर क्या कर दें, i1 i लेस देन इक्वल टू n, n टर्म पूरी जनरेट करना है आपको। और इस पूरी प्रोसेस को लूप में मुझे एग्जीक्यूट करना है। ये लूप क्यों जरूरी समझो, जब मैंने 1 कॉल किया, नेक्स्ट टाइम 2 कॉल किया, 3 कॉल किया, 4 कॉल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन प्रोग्राम में देयर विल बी अ लूप। क्लियर। फिबोनाची ऑफ i ये देना है मुझे यहाँ पर। तो ये हम
जनरेट कर देते हैं। n की बजाय क्या दूंगा, i दूंगा यहाँ पर, ताकि हर टर्म जनरेट होती जाए और ये f को प्रिंट करते जाए। अगर मैसेज करना है तो बाहर कर दें अपन यहाँ पर, हमने प्रिंट कर दिया मैसेज और उसके बाद ये लूप में प्रोसेस कर लिया पूरी पूरी टर्म को। ये कुछ भी नहीं किया। आप सोचो फिबोनाची अब आई 1 होगा तो फिबोनाची अब 1 2 3 4, ये वही बात है जो मैंने यहाँ लिखी थी। देखो आप, हर वैल्यू के लिए मुझे कॉल करना है ताकि मैं हर टर्म को जनरेट कर पाऊँ। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। क्या करेंगे कोडिंग में, अब सेम कोड लिखना है अब अपने को यहाँ पर, जो अभी हम लिख के आए हैं बोर्ड पर। इन कॉल हुआ, क्या सिचुएशन हमारी, रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। असाइन भी कर सकते हो आप, बना चुके हैं असाइनमेंट के प्रोग्राम हम लोग पहले। क्या आ जाए, इफ n इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या रिटर्न कर दूं, वो थर्ड टर्म हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट वाली वैल्यू। यहां हम लोग कॉल करेंगे n-1 प्लस n-2। ये समझ में आ रहा है दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन यहां पर। जब एक ही टर्म हो तो 0 रिटर्न हो जाए, सेकेंड टर्म हो तो 1 रिटर्न हो जाए। दो कंडीशन है टर्मिनेशन की। देन फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस n-2, सिंपल रिकर्सिव कॉल है यहाँ पर। इसको रन करते हैं अब, देन यू कैन सी द आउटपुट। टर्म हमने दे दी सपोज 5 टर्म, मतलब रिजल्ट क्या आएगा देखो, अरे 0 1 1 2 3 तक आना चाहिए रिजल्ट 5 टर्म का। तो एंटर कर दिया हमने 0 1 1 2 3। चाहो तो एंडल लगा देते हैं, अलग अलग लाइन के लिए स्पेस देना हो स्पेस दे दो प्रिंटिंग में। फिर से रन कर लिया हमने, फिर दे दिया हमने 5। देखो आप, फिबोनाची नंबर्स आर 0 1 1 2 3 होते जा रहा है जनरेट यहाँ पर। तो ये रिकर्सिव कॉल के साथ में समेशन होते जा रहा है हमारा। इंटरनली वो एक्सपांड होगा। क्लियर, हर बार दो दो फॉर्मेट आ रहे हैं, n-1 n-2, इस कॉम्बिनेशन को एक्सपांड करेंगे अपन। कोई और नेक्स्ट वैल्यू दे दी हमने सपोज 10 टर्म, तो आप देखो 10 टर्म आ गई बराबर 0 1 1 2 3 3 5 8 13 21 और 34 प्रॉपर टर्म जनरेट हो रही है। और बल्कि 10 टर्म आ रही है एग्जैक्ट, मतलब हर वैल्यू को जनरेट करने के लिए कई सारे रिकर्सिव कॉल इंटरनली एग्जीक्यूट होंगे, तब जाके इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमको यहाँ पर। अरे लूप लगाता तो नॉर्मल काम है, लेकिन रिकर्शन के साथ उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ा कोड समझ में आ गया होगा C++ में कैसे लिखना है। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि चूंकि मैं जनरेट n टर्म करना चाह रहा हूँ, सो दिस इज द लूप, दिस विल एग्जीक्यूट फॉर n टाइम्स, और हर वैल्यू के लिए वी कैन कॉल दिस फिबोनाची फंक्शन। क्लियर, इसको हर वैल्यू के लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं। और जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो मुझे हर टर्म के लिए इसकी जनरलाइज कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर, तो वो बात हम करेंगे अब एग्जीक्यूशन के साथ में, कि अगर मुझे इसी अप्रोच का कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना है तो क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए अप्रोच क्या होगी हमारी, कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। यही कोड है जो अभी हम लिख के आए थे उधर। अब इस सीरीज की जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, देखो एक टर्म कांस्टेंट हो गई। क्लियर, एक ये कांस्टेंट है और एक इनके सब्सट्रैक्शन भी होंगे एडिशन के साथ में।
तो ये 5 तो कांस्टेंट है और 2 रिकर्सिव टर्म है यहाँ पर। अरे 5 तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू और 2 रिकर्सिव है, मतलब टेक्निकली देखें तो फिबोनाची ऑफ n-1, फिबोनाची ऑफ n-2 ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर भी अगर हम रिकर्शन ट्री बनाते हैं तो ट्री से बड़ी आसानी से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल भी जाते हैं अपन, क्लियर, उसका रेफरेंस रिलेशन बना के भी आप चीज़ों को एक्सपांड कर पाओगे। इनको 1+1 ये जो कांस्टेंट है इनको सीधे कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते हो आप। डायरेक्टली वी कैन राइट दिस एफ, मतलब अगर इसका रेफरेंस रिलेशन देने की आपकी इच्छा हो तो ऐसा भी लिख सकते हो सीधे सीधे, टाइम ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n-1 टी ऑफ n-2 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये जो 5 कांस्टेंट टर्म है ये अल्टीमेटली 1+2+1+1 अल्टीमेटली तो कांस्टेंट ही वो, क्लियर। और ये लगभग सिमिलर है। अगर हायर ऑर्डर प्रोसेस को देखेंगे हम कहीं ना कहीं तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दिस इज व्हाट 2t(n-1). तो जब आप इसको आगे एक्सपांड करने जाओगे तो समझ में आएगा कि लेवल किस तरीके से एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि 2 है, नेक्स्ट टाइम वो 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो ये एक्सपांशन अपने को समझना जरूरी है। तो मैं इसको थोड़ा ट्री के फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे आप ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा क्लैरिटी से इसको समझ पाओगे। तो मैं इसको मान लेता हूँ फैक्टोरियल फिबोनाची ऑफ n, क्लियर है। अब अगर मैं इसको निकालता हूँ तो क्या निकलता है, 2 रास्ते हैं। अरे कांस्टेंट को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो दिस इज फिबोनाची ऑफ n-1 और प्लस करके मैं क्या बोलता हूँ, फिबोनाची ऑफ n-2। यही होता है एक्सपांशन इसका यहाँ पर अभी, मतलब टेक्निकली तो ये एक ही है, क्लियर। ये इसका एक्सपांशन है, मतलब एक के बाद ये 2 रिकर्सिव कॉल में जनरेट होगा। जब मैं इसमें जाऊंगा कहीं ना कहीं तो ये क्या बताता है, अरे n-1 जो होगा, सॉरी, ये होगा फिबोनाची ऑफ n-2 प्लस फिबोनाची ऑफ n-3। इसके अंदर कहीं जाएंगे हम तो क्या दिख रहा है, इसको भी एक्सपांड कर लो इधर भी, n-2 आगे क्या हो जाएगा, n-3 और n-4। मतलब इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं कहीं देखूं तो अब देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 लेवल हो गए, यहाँ 4 हो गए कॉल, 1 2 3 4 कॉल जनरेट होगा यहाँ पर। अब इनको वापस एक्सपांड करूंगा, सब 2 में एक्सपांड होंगे, क्लियर। इसको एक्सपांड करूंगा ये 2 में, इसको एक्सपांड करूंगा ये भी 2 में, ये भी 2 में। मतलब टोटल अगर देखें हम 1 2 3 4 5 7 8 कॉल्स आ गए यहाँ पर। मतलब कॉल अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या दिख रहा है, देखो आप, ये जो लेवल है दिस इज 0th लेवल, दिस इज व्हाट 2⁻0 सिंगल कॉल है फर्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड 1th लेवल पे आप क्या देख रहे हो यहाँ पर आके, दिस कॉल विल बी 2⁻1, देयर विल बी 2 डिफरेंट कॉल्स। अगर ये सिचुएशन आती है तो मैक्सिमम 2 कॉल जनरेट होंगे, क्लियर। प्लस करके दिस विल जनरेट 1 वैल्यू एट ए टाइम। जब यहाँ मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर कॉल कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब ये सेकेंड लेवल पर आके क्या दिख रहा है, कॉल विल बी 2⁻2। इसके नीचे वाले लेवल पर अगर मैं आऊँगा तो ये आ गया 3, लेवल 3 मतलब 2⁻3। तो इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3, मतलब इन जनरल क्या दिख रहा है आपको, ये आ रही टर्म। अरे इतना तो आपको समझ में आएगा जब nth राउंड की बात करेंगे, दिस विल बी n-1। अरे 0 से चूंकि लेवल स्टार्ट हो रहे हैं तो मैक्सिमम जो लेवल आएगा वो कितना आना है आपका, दिस विल बी द टर्म। इसका आपको सम करना पड़ेगा अब यहाँ पर। अरे कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। चूंकि हर राउंड के बाद इसकी 2 ब्रांच जनरेट हो रही है प्लस के लिए, फिर दोनों ब्रांच जनरेट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, 1 2 3 4 कॉल आ गए यहाँ पर, यहाँ पे 8 कॉल आ गए।
अच्छा, हर टर्म जनरेट करने की अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पर दोनों का प्लस करके टर्म कितनी आ रही है? एक ही टर्म आएगी, एक और एक 2 टर्म यहाँ आएगी, यहाँ 4 टर्म आएगी, टोटल 7 डिफरेंट टर्म जनरेट हो रही है उस लेवल तक आते आते। लेकिन मैं अगर फंक्शन कॉलिंग की बात करूँ, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो दिस विल बी द सम ऑफ दिस सीरीज। क्लियर? अब ये सीरीज क्या है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्मली एक हम समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, और एक हमने मैथमेटिक्स में सुना होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला क्या होता है? उस फॉर्मूले को अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ एक बार। अरे अभी मेरे पास जो सम करनी है, किसकी करनी है? देखो आप, अगर मैं इसकी टाइम कैलकुलेशन करूँ, टी ऑफ एन निकालूँ इसका, तो ये टर्म है मेरी 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, इतने एग्जीक्यूशन है यहाँ पर, प्लस करके 2 टू द पावर n-1। और फॉर्मूला अगर देखेंगे जीपी का, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए आता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? क्लियर? देन दिस इज व्हाट? आर टू द पावर n-1। क्लियर है पॉइंट? क्या आएगा यहाँ पर? और नीचे फिर वैल्यू क्या आती है इसकी? r-1। दिस विल बी द फॉर्मूला वेयर r इज ग्रेटर देन 1। ये कंपलसरी होना चाहिए कि r हमेशा 1 से ज़्यादा हो। अभी a और r है क्या? तो a जो है हमारे लिए, दिस इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। अरे जो जीपी है इसकी फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पर? a। और r विल डिफाइन द कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो जो इस केस में दिख रहा है, हमारे केस में 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, तो r यहाँ पर एक्चुअल में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर? तो ये इस सम के फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो तो हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे फैक्टोरियल की यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या हो गया? फॉर्मूला लिया इधर अपन, सम निकालना है a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, वेयर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? r ग्रेटर देन 1 हो। अरे कॉमन रेशियो मिनिमम 1 से ज़्यादा होगा, जब भी तो वो जीपी बनेगी यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो ये अगर आपको इतना पहले समझ में आ रहा हो कि क्या करा मैंने, फंक्शन क्लियर है, हर फंक्शन में कुछ तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वी कैन इग्नोर। हमने पढ़ा भी कि हम हायर ऑर्डर टर्म पर फोकस करते हैं रूटीन में। तो ये 2 टर्म मेन है जो रिकर्शन को जनरेट कर रही है। हालांकि मैंने प्रॉब्लम को जनरलाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने जेनरिक वैल्यू लिखी है। एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो डिपेंड करेगा कि 5 ही टर्म होगी, तो पता लगा लेफ्ट आ रहा है, राइट आ नहीं रहा है। तो मैं हायर ऑर्डर टर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ, इन जनरल अगर मुझे एनएथ टर्म के लिए निकालना हो, क्लियर, एनएथ टर्म अगर मुझे जनरेट करनी है तो n-1 प्लस n-2, फिर n-1 विल बी एक्सपांडेड इन n-2 प्लस n-3, हियर इट विल बी n-3 प्लस n-4, दिस वे इट विल एक्सपांड। क्लियर? जब मैं एक्सपांशन को ऑब्जर्व करूंगा, यू विल फाइंड एट लेवल 0 this will have 2 to the power 0 calls, function calls. Here you will find this is what? level 1, 2 to the power 1 calls, 2 कॉल जनरेट होंगे। एट लेवल 2 दिस विल कॉल 2 to the power 2, 4 कॉल्स होंगे। क्लियर? यू कैन काउंट दिस वैल्यू। जब थर्ड होगी 2 to the power 3, 8 कॉल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग कॉल होंगे जो प्लस करके ये 4 डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग समेशन होके मिलती है वैल्यू ऊपर आके। तो ये जो टर्म को मैंने सबको लिख लिया, और अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा, सो दिस विल बी लेवल 2 टू द पावर n-1, क्योंकि लीफ वाली स्थिति आ जाएगी यहाँ पर आते आते। तो ये इस जनरल टर्म को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो हमने समझ लिया कि ये एक जीपी का सिचुएशन आ गया। अरे जो सीरीज आपके सामने है दैट इज जीपी। क्लियर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
इसके सम का जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया, जिसमें फर्स्ट टर्म जीपी की ए है, क्लियर, आर इज द कॉमन रेशो एंड इन अवर केस कॉमन रेशो इज 2। तो इस वैल्यू को पुटअप कर दें, यहाँ पर क्या आ रहा है सीरीज के हिसाब से, दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय आर टू द पावर n, क्लियर। तो r कौन है यहाँ पर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, क्लियर। तो ये तो फिनिश हो गया, 2 टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1, सो अल्टीमेटली दिस विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1, क्लियर है केस। तो अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना होगी t ऑफ n, तो दिस इज व्हाट 2 टू द पावर n माइनस 1, और अगर इसकी मैं हायर ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लूँ तो यू विल सी दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, तो ये हमेशा एक्सपोनेंशियल होगी, क्लियर। ये हमने देखा है 2 टू द पावर n मतलब ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब चैलेंजिंग है हमारे लिए। अरे अगर मैं लीनियर देखता हूँ तो उसका प्रोसेस जो है वो कंपेरेटिव ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्वाड्रेटिक में, क्लियर, क्यूबिक में ही टेंशन होता है हमको, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर n क्यूब के साथ में। सो दिस इज व्हाट 2 टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एंड दैट इज व्हाट बिग O, दिस इज अवर वर्स्ट केस, क्लियर। तो हमने वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी है, बेस केस सिचुएशन को जाएंगे अगर देखने तो वो अप्रॉक्सीमेट हाफ इवेल्युएट कर सकते हो आप, सो दैट विल बी 2 टू द पावर n बाय 2, ये हो सकती है मतलब बेस सिचुएशन के अंदर। अगर हम मिनिमम वैल्यू के बेस पे अगर प्रोसेस करने की बात करते हैं तो, बट इन जनरल वी लुक आफ्टर द हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। जो बिगो नोटेशन की बात क्यों करते हैं अपन, क्योंकि हमें अपर बाउंड हमेशा कैलकुलेट करना है और अपर बाउंड के लिए बिगो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 2 टू द पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिबोनाची सीरीज में आप जनरेट समझो, जब मैं इसको लूप से इम्प्लीमेंट करता हूँ सेम कॉन्सेप्ट को, तो लूप तो n टाइम चलता है सिंपल, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ n। तो मतलब जब फिबोनाची सीरीज को मैं लूप से कैलकुलेट करूँगा तो ऑर्डर ऑफ n है। ये क्वेश्चन कंपनी में आएगा कि फिबोनाची सीरीज मेरे सामने है अगर मैं इसको लूप से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो दिस विल रन फॉर n टाइम्स, तो वो मैक्सिमम तो ऑर्डर ऑफ n ही आना है उसमें। अगर मैं दो वैल्यू इनिशियली प्रिंट भी कर दूँ तो n-2 राउंड्स हैं, कांस्टेंट वी कैन इग्नोर इन हायर ऑर्डर प्रोसेस, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ n एंड हियर इट इज ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। अब अगर आप सोचो कि मुझे 2 टू द पावर 100 निकालना हो तो ये कितना टाइम लगा था कैलकुलेट करने में, अच्छा खासा समय लगाने के बाद वो रिजल्ट जनरेट करेगी। तो एक्सपोनेंशियल जो कॉम्प्लेक्सिटी है बड़ी खतरनाक है किसी भी एल्गोरिथम के लिए। आप लीनियर फॉर्म में एग्जीक्यूट करोगे तो बड़ी आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, और जब मैं एक्सपोनेंशियल जाऊंगा तो इसके लिए भी कई मतलब चिंता वाली बात है एक तरीके से। हालांकि इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोआइजेशन, जब मेमोआइजेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, मतलब जब डीपी वगैरह कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आगे, कि जो ऑर्डर जो प्रोसेस रिकर्सिवली एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आ चुका है कई बार, उसको रिपीट क्यों करूँ, उनको स्टोर करके रख लो। तो यहाँ पर भी ट्री में देखते हैं कि कोई वैल्यू अगर ये सपोज 5 या 7 होगी, या 5 मान लो अभी तो इनिशियली, तो ये हो गया 4 3, 4 में ये हो गया 3 2, क्लियर, ये 2 1, तो आप देखोगे कि 3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये, तो ये एक से ज़्यादा बार कैलकुलेशन हो रही है, 2 की हो रही है, क्लियर, 1 के लिए कैलकुलेशन होगी। तो मैं जैसे जैसे आगे मूव करूँगा यू विल फाइंड कि कहीं प्रोसेस में जो कैलकुलेट कर चुका हूँ उसी के लिए फिर से मुझे प्रोसेस करने जाना पड़ता है। तो अगर मैं कोई मेमोरी यूटिलाइज करूँ ड्यूरिंग रिकर्शन तो इसको मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ इस सॉल्यूशन को, और उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने की बात आती है, ये डेटा स्ट्रक्चर का फ़ायदा है जिसको हम आगे डायनामिक प्रोग्रामिंग या मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ डिफाइन करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आगे उस बारे में भी हम डिफरेंट लेक्चर के अंदर। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा फिबोनाची सीरीज़ आपको क्लियर हुई होगी, अभी इतनी क्लियरिटी आ गई होगी कि लीनियर में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है यहाँ पर, क्लियर, ये दिख रहा है अपने को ऑर्डर ऑफ n, और जब मैं रिकर्सिव जाता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल अप्रोच है पूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, खासकर हम ये समझ में, अच्छा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरूर ध्यान रखना आप, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी
ये भी हम डिस्कस कर लें। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग क्या देखते हैं, अगर मैं फिबोनाची ऑफ 5 कॉल करता हूं, अभी मैं राइट ब्रांच को छोड़ रहा हूं, लेफ्ट को देखो आप, तो ये बोलेगा 4 + 3 फिबो 3, इधर वाले को अगर मैं छोड़ दूं अभी, फिबोनाची ऑफ 2, वो लास्ट आएगा फिबोनाची ऑफ 1। 2 और 1 पे तो आगे जाता ही नहीं प्रोसेस, क्लियर। 2 पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है, 1 पे भी रुक जाता है जाके। तो ये जो मैक्सिमम डेप्थ है मेमोरी के अंदर, स्टैक के अंदर, ये इस डेप्थ से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे स्टैक में देखोगे ना, आप स्टैक को समझो। अरे फिबोनाची ऑफ 5 आ गया, फिर आ गया 4, अभी इसका बचे हुए पार्ट को छोड़ दो आप, फिबोनाची ऑफ 3, क्योंकि ये एक साथ तो जा नहीं रहे, अलग अलग जाएंगे। तो ये 2 1, ये जो सिचुएशन आती है ना इसकी, 2 1 तो अलग अलग होगा नहीं, दोनों में से एक ही होगा हमेशा, कोई सिचुएशन 1 कोई में 2। तो ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, क्योंकि ये जब पॉप हो जाएंगे तो दूसरा वाला ऐड होगा, इनके साथ वाला 3 का 2, 4 का 3। तो ये जब इस मेमोरी से फ्री होंगे तो नया फंक्शन कॉल होगा। मैक्सिमम डेप्थ उसकी यही आ रही है बस 5, मतलब जब n = 5 टर्म दूंगा मैं, तो मैक्सिमम इसकी 5 आ रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आती है ऑर्डर ऑफ n, क्लियर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खतरनाक है, क्लियर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो कोई इशू ही नहीं है। अगर मैं लेवल टू लेवल जाता हूं तो आपको दिखेगा कि जब मैं इन फंक्शन से बाहर आ जाऊंगा तो नए में एंटर होऊंगा, पर किसी भी पॉइंट पर इसकी ये वाली डेप्थ नहीं जा रही है, 5 के ऊपर 7 8, क्योंकि ये जब फिनिश होगा ना पूरा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो 5 के बाद 4 3, फिर 4 के बाद 3 2, फिर वही चलेगा वापस सेम, क्लियर। तो एट ए टाइम इस लेंथ, ये जो डेप्थ आ रही है ट्री की या स्टैक की, इस स्टैक की डेप्थ को कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा। मैक्सिमम 5 राउंड आ रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मान सकते हैं कि जितनी टर्म है उतनी बार वो फंक्शन स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, एंड इट विल नॉट अलोकेट एनी एक्स्ट्रा बाइट। तो ये ऑर्डर ऑफ n इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है केस। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको डीएसए में किस तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि C++ में अगर हमने कर लिया, जिन साथियों को मान लिया जावा में करने की भी इच्छा होगी, तो सिमिलर पैटर्न के कोड आप पूरे जावा के साथ लिख दो जाके, भले वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम हो या डायरेक्ट जो मेन के साथ अभी हमने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है केस। जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो, इसके लिए भी क्लास बना सकते थे अपन, पर नीड नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं अपन, कोई डेटा स्ट्रक्चर अभी खुद का नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्लास में नहीं लिखा है यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर ठीक लगा होगा, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।